हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं। उसको लेने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये जो बुक्स अवेलेबल हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज ये डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज्ड है। लाइक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक्स, आपके सैंपल पेपर बुक्स, ऐसे आपको डिफरेंट सेगमेंट्स में ये बुक्स मिलेंगे, है ना। तो आप सिंपल फॉर्म फिलअप करें, बाकी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। तो चलें, आज हम शुरू करने वाले हैं आपके 12th क्लास का जो एमसीक्यू सीरीज हमने शुरू की है उसका सेकेंड चैप्टर, है ना, का पार्ट 1। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था आपका फर्स्ट चैप्टर, उसको 2 पार्ट में हमने कवर किए, टोटल 30 क्वेश्चंस हमने वहां पर सॉल्व किए थे। तो इस चैप्टर में भी, सेकंड चैप्टर में भी, जो कि आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यहां पर भी हम टोटल 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि इसी पैटर्न के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलें, तो इसको भी हमने 2 पार्ट में कवर किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 1, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो शुरू करें, चलो। तो देखो यहां पर, यहां से पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस इज 50 वोल्ट। मतलब आपका जो स्फीयर है, स्फीयर का जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना है, 50 वोल्ट है। ठीक है, देन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर विल बी। तो स्फीयर के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो ये आपका स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस पर है 50 वोल्ट, तो स्फीयर के सेंटर पे कितना होगा पोटेंशियल, वो आपको बताना है। तो मेरी बात को सुनना, हम ये कहते हैं कि स्फीयर के जैसे ही अंदर आते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है कि नहीं। पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, मतलब जैसे ही आप अंदर आओगे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी और वो पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे होता है। मतलब तुम बोलोगे यहां पर कितना पोटेंशियल, मैं बोलूंगा 50 वोल्ट, यहां बोलोगे कितना, मैं बोलूंगा 50 वोल्ट। मतलब सरफेस के, सॉरी, अंदर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन सरफेस। तो आपके सेंटर पे भी पोटेंशियल की वैल्यू 50 वोल्ट ही होगी। इज इट क्लियर। ठीक है, तो यहां पर आपको यह कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि स्फीयर के, मेटालिक स्फीयर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और वो वही होती है जो सरफेस पे होती है। क्लियर, तो यहां पर आंसर इज 50 वोल्ट। क्लियर, ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलो अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपका है 2, देखो ध्यान से, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल of a uniformly charged thin spherical shell of charge q and radius r at a distance r from the center is। देखो मुझे निकालनी है यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल है, उसकी वजह से मुझे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है एट अ डिस्टेंस r, एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। तो ध्यान देना आप लोग, इधर देखो, वो जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, अब ध्यान देना, ये आपका है स्फीयर जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, इसमें चार्ज कितना है, क्यू। ये आपका स्फेरिकल शेल है। ठीक, अब मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, अब उसने ये नहीं कहा कि वो जो स्मॉल आर है वो रेडियस से ज्यादा है कि रेडियस से कम है कि नहीं। मतलब अगर रेडियस से ज्यादा होगा स्मॉल आर तो हम बाहर के पॉइंट की बात करेंगे, और अगर वो स्मॉल आर रेडियस से कम होगा तो हम अंदर के पॉइंट की बात करेंगे, है कि नहीं। चलो तो अब देखते हैं पहले ऑप्शन क्या है यहां पर, Q/4 pi epsilon naught r for points outside
एंड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फॉर पॉइंट्स इनसाइड द शेल। ये सही लग रहा है हमें, ठीक है। मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर इधर देखो, तुम ये बताओ, अगर हम बाहर के पॉइंट की बात करें एट अ डिस्टेंस R, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाय R। अब K को आप बोल दोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, तो वही हो गया आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो बाहर के पॉइंट पर तो पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है, बिल्कुल होती है, ये है कि नहीं। अब अगर अंदर की बात करें, अंदर की बात करें तो सुनना, तुम बताओ सरफेस पे कितना होगा पोटेंशियल, तो सरफेस पे पोटेंशियल होता है KQ बाय R सरफेस पर। और जैसे ही हम अंदर आते हैं, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जैसे ही हम अंदर आते हैं पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। मतलब अगर तुम यहां पूछोगे, मैं बोलूंगा पोटेंशियल होगा KQ बाय कैपिटल R, यहां पूछोगे मैं बोलूंगा KQ बाय कैपिटल R। मतलब अंदर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू KQ बाय कैपिटल R होती है, ठीक है। और इसने भी वही कहा है कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, वही K को लिख दिया उसने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक। तो ये आपका है फॉर पॉइंट्स इनसाइड द शेल, तो अंदर ये होता है पोटेंशियल, बिल्कुल सही है कि नहीं। मतलब ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नहीं। मतलब हमें आंसर तो मिल गया है ऑप्शन ए, लेकिन एक बार बी सी डी पढ़ लेते हैं अपन। आओ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फॉर बोथ पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड द शेल। मतलब आपके बाहर में तो ठीक है इतना होता है, लेकिन अंदर के पॉइंट पर आपके स्मॉल r पे डिपेंडेंसी पोटेंशियल की नहीं होती है। मतलब अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, अंदर तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है ना। तो इसने ये बोल दिया कि अंदर भी इस r पर डिपेंड करेगी पोटेंशियल, जो कि नहीं है सही, ठीक है। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो गया। नाउ 0 फॉर पॉइंट्स आउटसाइड, तो भैया बाहर आपका पोटेंशियल 0 कैसे हो सकता है, उसकी तो वैल्यू होती है, तो ये भी गलत है। 0 फॉर बोथ पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड, ये तो हो ही नहीं सकता यार, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। तो आंसर इज ए। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चले भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में two similar positive point charges each of 1 microcoulomb have been kept in air at 1 meter distance from each other। यहां पर दो सिमिलर पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों की वैल्यू है 1 माइक्रोकुलम, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और यहां पर एयर है, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका 2 चार्ज सिस्टम है यहां पर, तो 2 चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला होता है U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, मतलब डिस्टेंस है 1 मीटर। तो अब देखो सिंपल वैल्यू पुट करनी है, K की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना आपका, तो Q1 आपका 1 माइक्रोकुलम, तो 10 की पावर -6, Q2 भी आपका सेम 1 इंटू 10 की पावर -6 होल अपॉन R, R इज 1। तो आप बताओ 9 इंटू 10 की पावर -12, 10 की पावर 9, 10 की पावर -3, इतना जूल होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो 9 इंटू 10 की पावर -3, C इज द राइट आंसर। सिंपल। तो सिंपल यहां पर आपका 2 चार्जेस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, जो कि K Q1 Q2 अपॉन R था। क्लियर। चलो, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन कैसा सवाल है। चलो भाई, अब देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस 18 माइक्रोफैराड, ठीक है। मतलब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, मतलब जब प्लेट्स के बीच में एयर था मीडियम,
ठीक है, उस समय आपका कैपेसिटेंस कितना है, 18 माइक्रोफैराड। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज ट्रिपल्ड, मतलब जो डी होता है सेपरेशन, उसको ट्रिपल कर दिया गया, एंड अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड, उसके बाद वहां पर कोई और मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, द कैपेसिटेंस बिकम 72 माइक्रोफैराड। तो उस समय कैपेसिटेंस कितना हो गया, 72 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, नाउ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज, तो बताओ जो मीडियम इंट्रोड्यूस किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। आओ ध्यान देना, अभी एक काम करो, ये आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, अभी इनके बीच का सेपरेशन डी है, इस प्लेट का एरिया ए है और अभी एयर है, तो यहां पर इसका कैपेसिटेंस गिवन है 18 माइक्रोफैराड। तो आप बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जब एयर होगा अंदर, और यहां पर सी की वैल्यू कितनी है, 18 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब यहां पर क्या किया, प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है उसको ट्रिपल कर दिया। ठीक, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर सेपरेशन ट्रिपल कर दिया उसने, ठीक है, और यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया उसने, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब बताओ, अब जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा वो होगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो ए ही रहेगा इसका, लेकिन सेपरेशन हो गया 3D, पहले के मुकाबले 3 गुना हो गया ना सेपरेशन। उसने कहा ना डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज ट्रिपल्ड, क्लियर। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये K क्या है, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K है ये, ठीक है। चलो इस समय कैपेसिटेंस कितना गिवन है, 72 माइक्रोफैराड इक्वल टू K बाय 3। अच्छा 72 माइक्रोफैराड है, ये भी 18 माइक्रोफैराड है, ठीक है, कन्वर्ट नहीं किया हमने, या चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, लो 10 की पावर -6, यहां पर भी इंटू 10 की पावर -6, क्लियर, ठीक है। अब बताओ K बाय 3 को अलग किया, इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, क्लियर है ये। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर एप्सिलॉन नॉट A बाय D की वैल्यू 18 इंटू 10 की पावर -6 पुट कर दूं वहां पर, तो ये देखो ध्यान से 72 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल टू K बाय 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 18 इंटू 10 की पावर -6। तो यहां पर देखें 10 की पावर -6 कैंसिल, यहां पर मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1 की मदद ली है मैंने, ठीक है। अब बताओ ये हो गया 18 इंटू 4, ठीक, और 3 इंटू 4 12, तो K की वैल्यू आ रही है 12, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो तो ये था आपका सिंपल, स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं 5th क्वेश्चन। चलो भाई अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है वो, देखो ध्यान से। सवाल क्या है, अ कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट, ठीक है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.5 ओम, बैटरी का जो अंदर का रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है। नाउ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट विल बी, तो बताओ कैपेसिटर प्लेट के पास चार्ज कितना होगा, ये अपन को बताना है, ठीक है। आओ मेरी बात को सुनना ध्यान से आप लोग, जब हम लोग यहां पर कोई डीसी सोर्स लगाते हैं और जब स्टेडी स्टेट आता है, तो यहां पर जिस ब्रांच में कैपेसिटर होता है उस ब्रांच में करंट नहीं होता, मतलब यहां पर इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, मतलब इसके अक्रॉस कोई भी ड्रॉपेज नहीं होगा। मतलब यहां पर आप 10 ओम को एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करा सकते हैं, है कि नहीं, ऐसा बोल देंगे हम लोग, इसके अक्रॉस कोई ड्रॉपेज नहीं है। मतलब यहां पर आप ये बताओ, ये जो आपका पॉइंट है, इसे ए बोला मैंने, ये पॉइंट बी बोला मैंने, अब ये जो ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इस कैपेसिटर के क्रॉस होगा, क्योंकि इसके क्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप क्यों नहीं होगा इसके क्रॉस, क्योंकि इस ब्रांच में करंट ही नहीं है।
और अगर करंट नहीं है तो I इंटू आर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब यहां पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरा का पूरा किसके क्रॉस होगा? इस कैपेसिटर के क्रॉस होगा। तो अगर मुझे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, ठीक है, तो इसका वोल्टेज मिल जाएगा, इसका कैपेसिटेंस तो है ही, हम Q इक्वल टू CV से इसका चार्ज भी निकाल लेंगे। तो पहला टारगेट अपना यह है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, है ना। अब मेरी बात को सुनो, ये जो आपका सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में शो कर सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पर इसमें तो करंट नहीं जाएगा, लेकिन करंट इसमें तो जाएगा ना, बोलो हाँ है ना। ठीक है, तो अब बताओ इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा? तो सिंपल, I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये 0.5 और ये 2, ये हो जाएगा सीरीज, तो आपका हो जाएगा 2 प्लस 0.5। तो V बाय R मतलब 2.5 बाय 2.5 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इस नीचे वाले ब्रांच में। ठीक है, तो इस क्लोज ब्रांच में आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक, अब देखो, अब मैं बोलूंगा यहां पर, ध्यान देना आप लोग, यहां पर मुझे अब निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है EMF मतलब 2.5 EMF माइनस ड्रॉपेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस I इंटू आर। यहां पर R क्या होगा आपका? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है EMF माइनस ड्रॉपेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब देखो E की वैल्यू कितनी? 2.5 माइनस I की वैल्यू कितनी? 1 और R की वैल्यू कितनी? 0.5। तो यहां पर आपका ये 2 वोल्ट हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस AB। तो अब मुझे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया A और B के बीच का, और यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस होगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट में यहां पर कोई करंट नहीं होता, तो इसके सीरीज में जो रजिस्टर होगा उसके क्रॉस कोई ड्रॉपेज नहीं होगा, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस होगा। तो यहां पर अब देखो, यहां पर चार्ज निकालना है तो वो होता है C इंटू V, और कौन सा V? A B के अक्रॉस वाला, और C कितना है? 4 माइक्रोफराड, 4 इंटू 10 की पावर -6। वोल्टेज कितना? 2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -6, मतलब ये 8 माइक्रोकूलम चार्ज। तो कौन सा ऑप्शन? D इज द राइट आंसर। सिंपल, ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे 6, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं बन। चलो भाई, अब देखो यहां पर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है वो ध्यान देना। अ 900 पिकोफैराड कैपेसिटर, a 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. In figure, how much electrostatic energy is stored by the capacitor? ठीक है, तो यहां पर देखो इसका कैपेसिटेंस गिवन है और कितना वोल्टेज अप्लाई किया वो गिवन है, तो कितना होगा एनर्जी वो अपन को निकालना है। तो यहां पर चार्ज गिवन है, सॉरी कैपेसिटेंस गिवन है और वोल्टेज गिवन है, एनर्जी निकालनी है। सिंपल, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C कितना? 900 इंटू 10 की पावर -12 इंटू V स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। तो ये देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा। ये 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4। तो आप बताओ 9/2 इज 4.5 into 10 की पावर -6 जूल। दिस इज योर आंसर, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो 4.5 10 की पावर -6, C इज द राइट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले, फिर बात करते हैं 7th क्वेश्चन। चलें अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान देना आप लोग यहां पर, अ कार बैटरी इज चार्ज्ड बाय अ 12 वोल्ट सप्लाई and energy stored in it is this। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर कार बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है। ठीक है,
और उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है? 7.2 10 की पावर 5 जूल स्टोर्ड है, ठीक है। द चार्ज पास्ड थ्रू द बैटरी इज, तो सिंपल यहां पर तो आपका जो फॉर्मूला यूज होगा, आप लोगों ने पढ़ा है ना, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वहां से वर्क डन क्या हो जाएगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही कहानी है। वर्क डन मतलब एनर्जी, तो एनर्जी होगा आपका यहां पर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। चलो सिंपल फॉर्मूला U इक्वल टू Q इंटू V लगेगा यहां पर, तो ध्यान देना आप लोग। U की वैल्यू 7.2 इंटू 10 की पावर 5, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 12। सिंपल कैंसिल करो उसको, 0.6, तो 6 आगे, 6 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू Q, इतना कूलम चार्ज होगा। तो A इज द राइट आंसर। सिंपल, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलें अब देखें यहां पर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो। 4 charges minus q plus q and plus q are placed at the corners of a square of side 12 is shown in figure। यहां पर plus q minus q ये आपके स्क्वायर पे, स्क्वायर के वर्टाइसेस पर रखे हुए हैं और उसका साइड कितना है? 12 है, ठीक है। अब देखो आगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू इज, अपन को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, दिस पॉइंट पर, इन चारों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ा सिंपल कहानी है। तो आप बताओ, इस पॉइंट पर इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी और इसके कारण भी, सभी के पोटेंशियल को हम सिंपल ऐड कर देंगे, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो कोई भी यहां पर वेक्टर सम नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल सम होगा। तो आप बताओ पोटेंशियल एट ए, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? तो फॉर्मूला होता है सिंपल के क्यू बाय डिस्टेंस, तो के क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एल। नाउ इसकी वजह से कितना होगा? अगेन के क्यू बाय एल। नाउ अब देखो ध्यान से, ये L ये 2L, तो ये कितना होगा? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 2L का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5L स्क्वायर, मतलब रूट 5L, रूट 5L। क्लियर? ये वाला भी कितना हो जाएगा? सेम 12L रूट 5L, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? नेगेटिव चार्ज है, तो आपका प्लस के इंटू माइनस क्यू अपॉन रूट 5L। फिर इसकी वजह से कितना होगा? सिंपल के इंटू माइनस क्यू अपॉन रूट 5L। चलो अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर देखो, इनको हम लिख सकते हैं क्या? 2KQ बाय L, यहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस KQ बाय रूट 5L, माइनस KQ बाय रूट 5L, माइनस 2KQ बाय रूट 5L। क्लियर? नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर 2KQ कॉमन ले लो, बाय L भी कॉमन, 1 माइनस 1 बाय रूट 5। अब देखते हैं ऑप्शन कैसा है। तो यहां पर देखो, ये जो आपका K है उसको लिख दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये L 1 माइनस 1 बाय रूट 5, 1 माइनस 1 बाय रूट 5, ठीक है। तो यहां पर देखो 2Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, यस बिल्कुल सही है, 1 माइनस 1 बाय रूट 5, ये बिल्कुल सही है, मतलब A इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो हर एक चार्ज की वजह से निकालना है पोटेंशियल और सबका सिंपल ऐड करना है, अलजेब्रिक सम करना है। क्लियर? चलो, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं आगे 9th, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप लोग। चलो भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ध्यान देना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point x, y, z is given by V equal to 3x square। मतलब पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है ओनली x के ऊपर, ठीक है। मतलब x के अकॉर्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू वैरी करेगी, ठीक है। वेयर x is in meters and V in volts, the electric field at the point 1, 0, 2 meter is, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर कितनी होगी।
तो आप ये बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्या? माइनस डीवी बाय डी एक्स, है कि नहीं? अब माइनस तो ठीक है, ध्यान देना आप लोग यहां पर, माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू कितनी है? 3x²। तो अब देखो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? -6x। तो आप ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहां पर अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, एक सेकेंड रुकना आप लोग, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है -6x। इसका मतलब x की वैल्यू अगर बढ़ेगी, मतलब x की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी यहां पर, है कि नहीं? मतलब अगर हम देखें तो पोटेंशियल जो है जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? और यहां पर देखो, यहां पर x की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नेगेटिव x के लॉन्ग, है ना? एक और कहानी है, मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो। पहले तो आप ये बताओ कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पोजीशन में पूछा उसने? 1, 0, 2। अब यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x पर डिपेंड कर रही है, तो x वाली वैल्यू कितनी है? 1 है यहां पर भाई, ये होता है ना x, y, z। तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर होगा -6 इंटू 1 इज व्हाट? -6, है ना, वोल्ट पर मीटर होगा ऐसा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आ गई 6 वोल्ट पर मीटर। यहां पर नेगेटिव क्या शो कर रहा है? नेगेटिव यह शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और यहां पर बाय दिस रिलेशन हम कंक्लूड कर सकते हैं कि x के इंक्रीमेंट के साथ साथ पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब पॉजिटिव x के लॉन्ग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? नेगेटिव x के लॉन्ग। और यह तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा इस चैप्टर में, ठीक है, कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल की वैल्यू घटती है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल की वैल्यू घटती है। तो उल्टा बोल लें, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। तो आप बताओ पोटेंशियल की वैल्यू कहां बढ़ रही है? पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? नेगेटिव एक्स के लॉन्ग, है कि नहीं? और यहां पर वो नेगेटिव साइन ये भी शो कर रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव एक्स के लॉन्ग है। तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 6 और नेगेटिव एक्स के लॉन्ग होगी। तो ए इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में आपको? मैंने ये कहा कि अगर मैं बोलूं कि पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दिस इज फैक्ट। और ये बताओ यहां पर एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी ना? तो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग पोटेंशियल बढ़ रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स के लॉन्ग होगी। क्लियर? चलो, तो इसका आप लोग ले लें स्क्रीनशॉट, फिर हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन, ठीक है? चलो, अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो सुनना ध्यान से, यहां पर मतलब इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है? तो पहला, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। यस, ये तो प्रॉपर्टी होती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है एक दूसरे को। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस ऑन देम इज 0, है ना? मतलब यहां पर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस मतलब डीवी बाय डी आर, ठीक है, वो आपका क्या रहता है? 0। ये भी सही है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेके। नाउ फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स। नो नो नो, ये नहीं होता, ठीक है? ध्यान देना आप लोग, यहां पर मैंने कहा कि आपका कंसेंट्रिक स्फीयर्स किसके लिए होता है? जब कोई पॉइंट चार्ज होगा उसकी वजह से। यहां पर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहां पर आपका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो आपका कंसेंट्रिक स्फीयर्स नहीं होगा, वो आपके प्लेन शेप का होगा। ठीक है, तो ये आपका प्लेनर फॉर्म में होगा आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हाँ या ना? ठीक है कि नहीं है? आ रही है बात समझ में? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर आप बोलते हो कंसेंट्रिक स्फीयर्स है, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस कंसेंट्रिक सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, मैंने ये बोला कि अगर यहां पर कंसेंट्रिक स्फीयर होगा तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंसेंट्रिक स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा, जबकि यह फैक्ट होता है कि आपका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप बताओ, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सरफेस आपका प्लेनर होगा, तभी तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। हाँ है ना? ठीक है, तो यहां पर जो ये कहा है कि यूनिफॉर्म के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ये नहीं है सही, मतलब दिस इज नॉट करेक्ट अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो मिल गया अपन को आंसर सी। हाँ है ना? अच्छा, दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स, यस है कि नहीं? वहां दिखता थोड़ी ना अपन को इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो तो इमेजिन करते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 10। तो आंसर मिल चुका है अपन को क्या? सी। मतलब ये रॉन्ग है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो अपने अकॉर्डिंग ये सही आंसर होगा। हाँ है ना? ठीक है, चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं 11th क्वेश्चन। ठीक है, चलें अब देखते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, देखो ध्यान से। टू चार्जेस 14 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट -12,0,0 एंड 12,0,0। मतलब दो चार्जेस हैं, एक 14 माइक्रोकूलम और एक -4 माइक्रोकूलम। ये दोनों चार्जेस एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं, एक आपका -12 पे और एक आपका +12 पे। क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि x, 0,0 है, तो y और z 0 है, तो आपका जो चार्जेस है वो x एक्सिस पे ही लाई करेगा। ठीक है, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू B/r²। अच्छा, वहां पर एक्सटर्नल फील्ड भी प्रेजेंट है, मतलब वो उन दोनों चार्जेस की वजह से तो फील्ड होगा ही होगा, साथ में एक्सटर्नल फील्ड भी प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू B/r² है, जिसमें B इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, मतलब यहां पर B एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल फील्ड भी वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, वेयर R इज इन मीटर। नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज, तो ये जो टू चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है, इसका टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये अपन को बताना है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, अगर यहां पर सिर्फ दो चार्जेस होते और कोई एक्सटर्नल फील्ड अगर नहीं होता, तो वहां पर सिंपल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती? Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, दैट्स इट। लेकिन यहां पर एक्सटर्नल फील्ड भी है। ठीक है, तो इस यहां पर आपका दोनों चार्जेस के पास एक्सटर्नल फील्ड की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जीज होंगी। ठीक है, तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, एक मिनट। पहले तो मैं इस चार्जेस को लोकेट करता हूं। ये देखो, ये मान लो आपका ओरिजिन है और ये मान लो आपका -12,0,0 है। यहां पर चार्ज कौन सा है? 14 माइक्रोकूलम है। ठीक है भाई, और -4 माइक्रोकूलम कहां पर है? 12,0,0 पर है। ठीक है, ये आपका -4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड है। क्लियर? अब यहां पर एक्सटर्नल फील्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी टोटल, वो क्या होगी? सुनना ध्यान से। देखो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, मेरी बात को सुनना, यहां पर ये चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में एक पोजीशन होल्ड कर रहा है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। इस चार्ज के पास भी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और इन दोनों की वजह से आपस में भी इनके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी।
जो होता है K Q1 Q2 अपॉन R, है कि नहीं? तो अब मेरी बात को सुनना, अगर कोई चार्ज किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा हो तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। आप ये बताओ, सिंपल, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी को लिख सकते हैं क्या हम लोग? सिंपल, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो Q इंटू V आपका होगा एनर्जी, है कि नहीं? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड वो होगा आपका Q1 इंटू यहां का पोटेंशियल V1, ठीक है, प्लस इसके पास जो पोटेंशियल होगी Q2 इंटू यहां का पोटेंशियल V2, और इन दोनों के आपस की वजह से जो पोटेंशियल होगी वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R ओनली, ठीक। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये जो आपका पोटेंशियल है V1, ये इसका पोटेंशियल नहीं है या इसका पोटेंशियल नहीं है, ये है पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा दैट इज V1, ठीक है, और एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा दैट इज V2। तो मुझे यहां पर पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना होगा वो अपन को पहले निकालना होगा, और मेरे पास एक्सटर्नल फील्ड का एक्सप्रेशन गिवन है, तो यहां से मैं पहले पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालूंगा मैं, ठीक है। आओ कैसे, ध्यान देना, इधर देखो आप लोग, आप ये बताओ, सिंस E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr होता है, ठीक है भाई, यहां से जरा V निकालते हैं, तो पहले काम करो, माइनस शिफ्ट कर लो, माइनस E, फिर dr क्रॉस इनटू कर लो, इक्वल टू dV लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ ठीक है, लिख सकते हैं। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा मैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dV इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E dr, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ dV इज V इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E dr, क्लियर है? ठीक है। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन गिवन है ना, ठीक है, डाल देते हैं यहां पर, तो V इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ B बाय R स्क्वायर, ये dr, ठीक है, ये B तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और जो नीचे R स्क्वायर है उसको ऊपर कर लो, तो R की पावर -2, ये आपका dr, इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर R की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है, पावर में एडिशन होता है कि नहीं? ठीक है। अब बताओ, -b, ये आपका -1 नीचे है ना, और ये R की पावर -1, ठीक, तो आप बताओ V इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये कैंसिल, और इसको नीचे करेंगे तो 1 अपॉन R लिख सकते हैं, तो ये B अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ, यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू B अपॉन R होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन था वहां से मैंने पोटेंशियल की वैल्यू, मतलब पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब मुझे जिस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए वो वाला R पुट कर दूंगा, वहां का पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। आओ करते हैं, देखो ध्यान से, ये बताओ, अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो क्या था? U इक्वल टू Q1V1 प्लस Q2V2, और ये प्लस K Q1 Q2 अपॉन R, क्लियर है? ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर Q1V1, Q1 कितना है? पहला चार्ज कितना है? 14 माइक्रोकूलम, और यहां पर डिस्टेंस कितना लोगे? 12, नेगेटिव नहीं लोगे, डिस्टेंस है ना ये, तो हम लेंगे 12, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपका 14 माइक्रोकूलम, 10 की पावर वॉट, -6 करना पड़ेगा, और उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो B अपॉन डिस्टेंस कितना पुट करोगे? 12 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, प्लस Q2 दूसरा चार्ज कितना है? माइनस, यहां पर नेगेटिव चार्ज रखते हैं हम लोग, -4 इंटू 10 की पावर वॉट, -6, फिर V2, मतलब उस पॉइंट पर पोटेंशियल। और ये बताओ,
उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो b अपॉन डिस्टेंस तो 12 ही है ना, ठीक है। अब बताओ यहां पर b अपॉन 12, अब ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो प्लस k, q1 की वैल्यू 14 इंटू 10 की पावर -6, q2 की वैल्यू -4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, होल अपॉन डिस्टेंस। अब ये बताओ यहां से लेके यहां तक 12 और 12 24 होगा ना डिस्टेंस इनके बीच का, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर है, इसको भी कन्वर्ट करोगे मीटर में, है कि नहीं? अब कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है, काम खत्म, ठीक है। आओ देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं अपन, है ना। तो ये देखो b अपॉन 12 इंटू 10 की पावर -2 कॉमन आ रहा है और 10 की पावर -6 भी कॉमन आ रहा है, तो b अपॉन 12 इंटू 10 की पावर -2 और ये 10 की पावर -6 दोनों कॉमन, क्या बचा आपका 14, क्या बचा -4, क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहां पर प्लस, ये देखो ये माइनस इंटू प्लस, चलो ये माइनस हो गया आपका, ओके। अब बताओ k को लिख दें क्या, 9 इंटू 10 की पावर 9, 14 इंटू 4 वैसा का वैसा, और ये 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -12, और अपॉन में है 24 इंटू 10 की पावर -2, एग्री? चलो अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर b की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, 1.2 इंटू 10 की पावर 6, 1.2 इंटू 10 की पावर 6, और ये 10 की पावर -6 है ही, होल अपॉन 12 इंटू 10 की पावर -2, और ये आपका 14 - 4 होता है 10, ठीक है। नाउ अब देखो 4 इंटू 6, फिर ये 2 3 जा और 2 7 जा, फिर ये 3 3 जा, नाउ ये देखो 3 7 जा कितना हो गया 21। अब आप देखो यहां पर -12 प्लस 9 -3, -3 प्लस 2 -1, लो भाई ये तो बहुत सिंपल हो गया यार ये, ठीक। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये कैंसिल करोगे 0.1 आएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 0.1 में 10 दे दोगे तो 1 हो जाएगा, 10 की पावर -2 ऊपर गया, अरे वाह यार 100 हो जाएगा, -21 इंटू 10 की पावर -1 2.1 होता है, और 100 में से 2.1 जाएगा तो 97.9 बचेगा, है कि नहीं? तो यहां पर आंसर कितना आएगा 97.9 जूल, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 97.9 जूल, ए इज द राइट आंसर। ये कहानी है। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड होगा तो वहां पर उस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पहले आपको पोटेंशियल निकालना होगा, फिर चार्ज इनटू पोटेंशियल करके उसकी वजह से एनर्जी मिलेगी, है कि नहीं? लेकिन अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा तो वहां पर सिर्फ k q1 q2 अपॉन r से एनर्जी निकलेगी। क्लियर है? ठीक है। चलो तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलें अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में a 3 nanocoulomb charge q is initially at a distance of r1 equal to 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब यहां पर 3 नैनोकुलम का चार्ज है, वो इनिशियली कितने दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है फ्रॉम अ 5 नैनोकुलम चार्ज q, है कि नहीं? ठीक है। फिक्स्ड एट ओरिजिन, मतलब ये 5 नैनोकुलम जो है पॉजिटिव वाला, वो वहां पर ओरिजिन पर फिक्स है, फिक्स, ये हिलेगा नहीं, 5 नैनोकुलम प्लस में, एग्री? ठीक है। अब देखो यहां से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर के दूरी पर ये R1 है, कौन सा चार्ज है, 3 नैनोकुलम, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब वो बोल रहा है द चार्ज Q, ये Q है, ये कैपिटल Q है, और ये स्मॉल q बोला इसको उसने, ठीक है। नाउ द चार्ज Q, मतलब ये 3 नैनोकुलम इज मूव्ड
अवे फ्रॉम क्यू मतलब इससे दूर मूव कर रहे हैं, ठीक है, टू अ न्यू पोजीशन R2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मतलब इस चार्ज को हमने इससे दूर मूव करना शुरू किया टू अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन। तो ये R2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक मूव किया, तो ये A मान लो और ये B मान लो। मतलब A से लेके B हमने इस 3 नैनो कूलम चार्ज को मूव किया है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द फील्ड इज, तो यहां पर वर्क डन बाय द फील्ड कितना होगा ये अपन को निकालना है, ठीक है कि नहीं है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, आप ये बताओ जरा सोच के कि, और ये आपको पता भी होगा कि आप बताना इसका पोटेंशियल यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा पोटेंशियल कम होगा, तो यहां का पोटेंशियल ज्यादा, यहां का पोटेंशियल कम, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, मतलब टुवर्ड राइट डायरेक्शन आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी टुवर्ड राइट होगा ना, बोलो। और वैसे भी यार पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड कहां होता है, आउटवर्ड, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बताओ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो हम यहां पर मूव कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बात को सुनना, यहां पर जो हम मूव कर रहे हैं वो अलोंग द फील्ड मूव कर रहे हैं, मतलब यहां पर पॉजिटिव वर्क होगा ना भाई, अलोंग द फील्ड हम मूव कर रहे हैं और फील्ड की वजह से ही वर्क मांगा है। तो फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पर पॉजिटिव वर्क आएगा, बोलो हाँ है ना, ठीक है। चलो अगर बोलता कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं, तो वहां पर अगर मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मान लो मूव कर रहे होते हम, ठीक है, तो वहां पर आपका नेगेटिव वर्क होता। लेकिन अभी बोला उसने वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे निकालते हैं वर्क डन, सिंपल, चार्ज जिसको मूव किया है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ यहां का पोटेंशियल ज्यादा, यहां का पोटेंशियल कम, तो VA माइनस VB, यहां का ज्यादा यहां का कम है ना, ठीक। अब बताओ ये Q की वैल्यू तो अपन को पता है, चलो बाद में पुट कर लेंगे। आप बताओ VA क्या होगा, KQ, मतलब इसका पोटेंशियल यहां पर KQ/R1 और इसका पोटेंशियल यहां पर KQ/R2। इज इट क्लियर, ठीक है। अब एक काम करो KQ को बाहर निकाल लो, बस अब कैलकुलेशन है, अब कुछ दिक्कत नहीं है। देखो आप ये बताओ वर्क डन इक्वल टू Q इंटू यहां पर KQ बाहर निकालो, 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखो मैं वैल्यू पुट करता हूं, Q की वैल्यू कितनी है, कैपिटल वाली 3 नैनो कूलम, ठीक है, 10 की पावर कितना आपका -9, और Q होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये वाला जो Q है, ठीक है, ये भी, ये कितना है आपका 5 नैनो कूलम, 5 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। चलो और होल इनटू में क्या हो रहा है अभी, 1/R1 माइनस 1/R2 हो रहा है, ठीक है। अभी करते हैं सॉल्व इसको। अभी देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 9 5 45, 45 इंटू 3 कितना होता है भाई, 45 इंटू 3 कितना, 135, ओके, 135, 10 की पावर -9। नाउ 1/R1, R1 कितना है भाई, तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 करोगे, माइनस 1/R2, R2 कितना है 15, इसमें भी 10 की पावर -2 करोगे, ठीक है। चलो भाई अब देखो ध्यान से, यहां पर 135 इंटू 10 की पावर -9, यहां पर 10 की पावर -2 बाहर ले लो कॉमन में, 1/10 माइनस 1/15, तो यहां पर देखो 135 इंटू 10 की पावर -7 ना,
और यहां पर एलसीएम कितना आएगा 30, तो ये हो जाएगा 3 - 2। क्लियर? ठीक है, तो अब देखो यहां पर 3 - 2 इज 1। अब बताना देख करके यहां पर, तो 1 का मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब देखो 135/30 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, अब बस सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। आओ एक काम करो, यहां पर देख लो छोटा सा, तो आपका जो वर्क आ रहा है वो है 135/30। तो अगर कैंसिल करेंगे अपन किससे? 5 से। ठीक है, या एक काम कर सकते हैं अपन, चलो ठीक है पहले 5 से करते हैं। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा? 5 2 = 10 और फिर 3 5 7 और ये कितना 6 10 की पावर -7 और डिवाइड कर लो भाई। 3 कितने किससे कर ले अपन? चलो सीधे 6 से करते हैं। 6 4 = 24 3 0 मतलब 4.5 10 की पावर -7। तो आप बताओ देख के यहां पर जो आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन 4.5 इंटू 10 की पावर -7 जूल। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये है आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 12, है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अपन 13th क्वेश्चन क्या है। चलो भाई, अब देखो यहां पर 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान देना। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, एक एक्स कैपेसिटर है, एक वाई कैपेसिटर है, हैविंग सेम एरिया एंड सेम सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। मतलब एरिया ऑफ प्लेट और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, मतलब ए और डी सेम है दोनों कैपेसिटर का, एक्स और वाई। ओके, एक्स हैज एयर एंड वाई विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। ठीक है, बिटवीन इट्स प्लेट। मतलब जो एक्स कैपेसिटर है बीच में एयर है और जो वाई कैपेसिटर है उसमें बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 2 है, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई इज। तो एक्स और वाई में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होगा उनका रेशियो बताओ। ठीक है, अभी भी काम करो, पहले ये बताओ, अगर मैं बात करूं एक्स कैपेसिटर की, इसमें अभी एयर है ना, तो मान लो इसका कैपेसिटेंस कितना है? सी है। ठीक, अब जो कैपेसिटर वाई है इसका सब कुछ सेम है जो इसका है, बस अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। और यह आपको पता होगा कि अगर कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो कंप्लीटली तो उसका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक टाइम्स हो जाता है। मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 2 है, तो पहले के मुकाबले कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा कैपेसिटेंस। मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा। तो जब भी अपन किसी डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं कैपेसिटर में ना, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, और जो भी डाइलेक्ट्रिक डालते हो उसका जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस। सीधा सा हिसाब होता है यहां पर। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली मेरे पास दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C है तो दूसरे का 2C है। क्लियर? नाउ अब देखो, इनको कनेक्ट किया हमने सीरीज में। अब हमने कनेक्ट किया इनको सीरीज में, ये आपका है C और ये है आपका 2C, और यहां पर हमने 12 वोल्ट सोर्स कनेक्ट कर दिया हमने। अब इसमें जो एनर्जी होगा और इसमें जो एनर्जी होगा, ठीक है, उसका रेशियो बताना है। तो एक काम करते हैं, आप ये बताओ, ये दोनों कैपेसिटर अगर सीरीज में हैं तो दोनों में जो चार्ज की वैल्यू होगी वो सेम होगी। अब दोनों में चार्ज की वैल्यू अगर सेम है तो वो सेम चार्ज निकालोगे कैसे? तो सिंपल कहानी है, आप ये बताओ, टोटल चार्ज इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज। और इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे टोटल? आप बताओ, यहां पर रेसिप्रोकल का सम करके निकालेंगे ना। और ये बताओ, अगर दो कैपेसिटर हैं तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे? दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का समेशन। ठीक है, अरे सिंपल है ना यार। 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहां पर C1 C2 और ऊपर आएगा C1 प्लस C2, उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा ना C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये होता है आपका C इक्विवेलेंट 2 के लिए। ठीक है, अब बताओ,
सी इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों का इंटू 2c² अपॉन दोनों का सम 3c, और वोल्टेज कितना है 12, ये एक सी कैंसिल, ये आपका 4, ये हो गया आपका 8c ना, इतना चार्ज होगा इसके, तो यही चार्ज इसके पास, यही चार्ज इसके पास है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों के पास चार्ज की वैल्यू सेम है ना, तो निकालने की भी जरूरत नहीं थी वैसे, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल ही हो जाना है। कैसे, देखो अब बताओ इसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो एक काम करो, इसका एनर्जी U1 मान लो और इसका एनर्जी U2 मान लो। तो मैं एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में। तो अब बताओ चार्ज जो होता है वो होता है हाफ इंटू Q²/C, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे इसका एनर्जी चाहिए तो हाफ इंटू इसका चार्ज Q है अपॉन इसका कैपेसिटेंस C, और अगर U2 की बात करूं तो हाफ इंटू इसका चार्ज QE है, लेकिन इसका कैपेसिटेंस कितना है 2C है। अब मुझे इसका रेशियो निकालना है, तो आप बताओ ये हाफ कैंसिल आउट, ये Q² कैंसिल आउट, C कैंसिल आउट, तो 1/1/2 मतलब 2:1 आएगा ना भाई, ठीक है। तो सिंपल आंसर आपका 2:1। कौन सा ऑप्शन है, C इज द राइट आंसर, सिंपल, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं 14th क्वेश्चन। चलो अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। 3 कैपेसिटर्स है भाई, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड आर जॉइंट इन सीरीज विथ ईच अदर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, अरे तो लड्डू क्वेश्चन है यार, फटाफट कर लेते हैं जल्दी से। देखो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। मैं माइक्रो को कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, तो हमारा C इक्विवेलेंट भी माइक्रो में आएगा, ठीक है। अब बताओ इनका एलसीएम कितना, 6, 3, 2, 1, 3, 2, 5 और 1 6, 6/6 मतलब 1, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1, मतलब C इक्विवेलेंट भी इक्वल टू कितना 1 माइक्रोफेराड। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो B इज द राइट आंसर, सिंपल कहानी, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14, स्क्रीनशॉट ले इसका आप लोग। चलें अब देखते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। देखो लास्ट क्वेश्चन अपना इस पार्ट का, देखो अ कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज्ड बाय अ बैटरी विथ V वोल्ट। एक कैपेसिटर है मेरे पास, उसको मैंने चार्ज कर दिया V वोल्टेज अप्लाई करके, ठीक है। तो कितनी चार्ज आ जाएगी उसके अंदर ये बताओ जरा, तो Q इक्वल टू C इंटू V चार्ज आ जाएगा ना, अगर हम उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C मान लें, ठीक है, और वोल्टेज तो V दिया ही हुआ है, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, मतलब बैटरी को हटा दिया हमने, एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट। भैया बैटरी को हटा करके उस कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है। नाउ द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर विल बिकम, तो बताओ अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस कैपेसिटर के बीच में, ठीक है। पहले हमने क्या किया, V वोल्ट से इसको चार्ज कर दिया, तो कैपेसिटर का वोल्टेज V है, कैपेसिटेंस C माना, तो चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू CV। अब जब तुम उसमें बैटरी हटा के अगर डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा ना, तो अब नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, वो इसका K टाइम्स हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। लेकिन चार्ज की वैल्यू पे थोड़ी ना असर पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक डालने से जो चार्ज उसमें स्टोर्ड था वो अभी भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, तो अब देखते हैं पोटेंशियल कितना हो जाएगा। देखो आप बताओ, चार्ज तो उतना ही रहेगा जो पहले था, और यहां पर आपका नया कैपेसिटेंस और नया वोल्टेज, ठीक है। अब ये नया वोल्टेज निकालना है, तो Q/C' करोगे, या एक काम करो ना यार, ये इक्वेशन 1 दे दो, ये इक्वेशन 2 दे दो, दोनों को इक्वेट कर दो भाई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपका C'V' इक्वल टू CV, ठीक है भाई। अब बताओ यहां पर जो C' है वो आपका K टाइम्स C है ना, और ये V' वैसा का वैसा इक्वल टू CV।
सी से सी कैंसिल, तो आप बताओ V डैश इक्वल टू V बाय K हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब 1/K टाइम्स हो जाएगा आपका वोल्टेज, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे आप ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है? तो कौन सा आंसर आपका V बाय K? C इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? चलो, तो ये सिंपल क्वेश्चन था आपका 15th, तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलो, तो यहां पर अपना ये जो 15 क्वेश्चन है ये ओवर होता है, ठीक है? तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे इसमें आपने, ठीक है? अब जो एक और पार्ट रहेगा उसमें अनदर 15 क्वेश्चंस देखेंगे, तो जाके अपना ये सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू ओवर होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो हमारा वही रहेगा, ठीक है? 15 क्वेश्चन और पार्ट 2 में, ठीक है? तो बस ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाएं, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे आपको कोर्सेज मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक दो टॉपिक आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो फिर कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं है। यहां पर सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, ठीक है? तो बस अंत में ही कहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।